अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सिस्टर्स कैफ़े इस्लाम चैनल उर्दू पर। ये प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी फ्राइडे और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं और यकीनन आप जहाँ कहीं पर भी होंगे अपना वक्त अच्छी तरह से गुजार रहे होंगे। आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत के साथ, आफ़ियत के साथ, सेहत के साथ रखें और आपको, आपके प्यारों को, आपके इर्द गिर्द के लोगों को। और यहाँ पर अगर यूके की बात करें तो वेदर हमारा यहाँ बहुत अच्छा हो गया है। दिन रोशन रोशन होते हैं, लंबे भी होते हैं और जिस तरह का वेदर हो, जो मौसम हो, उसको वो इंसान के मिजाज पर, इंसान के सोच विचार पर बहुत असरअंदाज होता है। अच्छा महसूस करता है जब इंसान जब इर्द गिर्द रोशनी नज़र आती है और दिल चाहता है घर से बाहर निकला जाए और वेदर से लुत्फ़अंदोज़ हुआ जाए। यकीनन आप जहाँ पर भी हैं, इतने जो लंबे लॉकडाउन का पीरियड है, इसके बाद थोड़ी रिलैक्सेशन आपको अच्छी लग रही होगी। और दुनिया में बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ में इस वक्त डिफरेंट सिचुएशन है। कहीं पर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं पर कम हो गए हैं, कहीं पर लॉकडाउन लगा हुआ है स्टिल और कहीं पर नहीं है इस वक्त। जहाँ पर भी आप हैं, यकीनन इस पूरा पिछला जो टाइम गुजरा है उसके बाद अब इस चीज़ के आदी भी हो गए होंगे कि ज़िंदगी में जो चेंजेस आती हैं उनके साथ साथ हमने आगे बढ़ना है और उनके मुताबिक अपनी लाइफ को सेट करना है। कुछ नई मसरूफियात होंगी, कुछ नई हॉबीज़ होंगी, आपने जो अपनी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस कुछ लेकर आए होंगे और उसी के साथ साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मुश्किलात तो आती ही हैं ज़िंदगी में और एक ही अंदाज में नहीं हमेशा टाइम गुजर पाता, लेकिन अक्लमंदी की निशानी यही है, समझदारी यही है कि जैसा वक्त आ रहा है, जो चैलेंज आ रहा है, जो मुश्किल आ रही है, जो आजमाइशें आ रही हैं, जो तब्दीली आ रही हैं, उनके साथ साथ ख़ुद को सेट किया जाए और आगे बढ़ने के ऊपर फोकस रखा जाए। वहीं पर ना ठहरा जाए, वहीं ना रुका जाए, अपने ख़ुद भी आगे बढ़ा जाए, सोच को भी आगे बढ़ाया जाए और इर्द गिर्द के लोगों को साथ लेकर मिलकर चला जाए। यहाँ आज हमारा जो मौजू है बहुत दिलचस्प है। अमूमन हम जो यहाँ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं उनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से होता है, यानी हमारे अपने इर्द गिर्द जो मसाइल होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जिन मौज़ूआत पर बातचीत की जा रही होती है, हम भी यहाँ पर उन्हीं पर बात करते हैं। वो टॉपिक्स के जिनका ताल्लुक़ आपसे है, आपके इर्द गिर्द के लोगों से है, हमारी सोसाइटी से है, हमारे मुआशरे से, हमारी दुनिया से है, उस वही मौज़ूआत यहाँ डिस्कस किए जाते हैं और साथ साथ जो हैं वो अपने तजुर्बात, कुछ यूज़फुल टिप्स, कुछ अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर शेयर करते हैं हमारे गेस्ट जो हमारे साथ शामिल होते हैं। और मकसद यही होता है कि हम अपनी बातें शेयर करें और आप अपनी बातें शेयर करें। आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपका क्या ओपिनियन है जो कि वैल्यू रखता है, आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं हमारे शो में और हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आज का मौजू आपको बहुत पसंद आएगा और यकीनन आप जो हैं वो कॉल भी करेंगे और अपना ओपिनियन शेयर भी करेंगे। आज का हमारा मौजू है कि ये जो शादियां हैं, शादी का जो बंधन है, इसमें जो रुकावटें आ जाती हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं, उम्र निकल रही होती है या आपस में नहीं सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है, तो ये जो शादियों के बढ़ते हुए मसाइल हैं, इनका ज़िम्मेदार कौन है, वालिदैन या औलाद? कोई भी जब कोई गलती होती है, जब कोई मसला होता है तो कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं करता है। हर एक दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है कि ये उसकी वजह से हो रहा है और दूसरा कहता है कि नहीं, ये तो उसकी वजह से हो रहा है। इसी तरह वालिदैन कहते हैं कि बच्चे नहीं मान रहे, बच्चे कहते हैं वालिदैन का मिजाज नहीं मिल रहा। तो आखिर ज़िम्मेदार है कौन और आखिर मसला है क्या, जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। शादी का रिश्ता, शादी का बंधन, शादी जो है वो एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसकी वजह से एक ख़ानदान मजबूत होता है, एक सोसाइटी का यूनिट है, एक बड़ा मजबूत सा। इसके ऊपर आज बातचीत यहाँ की जाएगी। हमारे साथ शामिल हैं हमारी ऑनलाइन गेस्ट सिस्टर आरफा नईम, जो स्लाउ से जिनका ताल्लुक़ है, पेरेंटिंग स्पेशलिस्ट हैं, कम्युनिटी वर्कर हैं, कम्युनिटी के साथ लास्ट 20 ईयर्स से काम कर रही हैं और मुख्तलिफ़ लोगों से इनके डिस्कशंस भी होते हैं, इस पर बातचीत भी होती है। इनको भी हम वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम आरफा। वालेकुम अस्सलाम ऐमन। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आरफा, आपकी तरफ भी मैं आऊँगी। हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर खालदा जावेद। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर खालदा। आप भी कम्युनिटी के साथ काम कर रही हैं, मुख्तलिफ वालिदैन के साथ और बच्चों के साथ भी, और साथ में आपकी भी मुख्तलिफ हैसियतें हैं, माँ हैं, सास हैं। आप भी आज हमें अपना ओपिनियन बताइएगा कि ये जो मौजू है ना, इस पर तो बात करते हुए ही समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरफ मुड़े। आप क्या कहती हैं कि ये शादी जो है, इसमें रुकावट आपके ख्याल में कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐमन, जब भी हम अगर किसी भी रिश्ते को
اگر اس کی غرض و غایت اس کی فضیلت کو ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو وہ کام جو ہوگا وہ لیٹ ہی ہوتا جائے گا. جی جیسے کہ سورہ نساء میں ہے کہ جو بھی عورتیں تم کو پسند ان سے نکاح کرو. پھر اگر حدیث بھی دیکھا جائے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے. اب میں لسٹ کی طرف آؤں گی. نہ تو کم پیرنٹس ہیں اور نہ ہی بچے ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا سانچہ جو الگ سے بنایا اپنے ذہن میں. جیسے بچوں کو دیکھا جائے, بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم مکمل کر لیں, پھر اس کے بعد جاب کے بعد ہاؤس کے بعد پیسہ ہو, شادی کے لیے ہلا گلا بھی کرنا ہے ہم نے شادی میں, اس کے لیے بھی ان کو پھر تگ و دو کرنی پڑتی ہے. پھر پیرنٹس کی طرف ہم جائیں تو پیرنٹس یہ کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں کریں, یا ان کا ایک الگ سے سانچہ ہوتا ہے, ذات پات کا بھی اس میں ہو کہ یا یہ ہے کہ بیک ہوم سے کوئی ہم لے کے آئے, اپنی بہن کی بیٹی بھائی کی بیٹی لے کے آئے, یہ بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. پھر اگر بچے نہیں مان رہے تو یہاں پہ بھی وہ اگر باہر رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ 100% پرفیکشن ہونی چاہیے, ہماری ذات برادری کا بھی ہو, لڑکی جو شکل و صورت میں بھی اچھی ہو اور خانہ داری بھی کرتی ہو اور بچے کو پسند بھی ہو. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ساری جو ہے وہ رکاوٹیں سامنے آ رہی ہو, اسی لیے شادیاں جو لیٹ ہو رہی ہیں. اچھا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. سسٹر عارفہ میں آپ کی طرف آؤں گی کہ جیسے بچے چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں, والدین ہوتے ہیں, ان کی بھی بڑی ساری خواہشات اور چیک لسٹ ہوتی ہے نا کہ بچہ جو ہے وہ بولنے میں بھی اچھا ہو, کانفیڈنٹ بھی ہو, بچہ اچھے اسکول میں بھی پڑھتا ہو, اسٹوری ٹیلنگ بھی کرتا ہو, یعنی ہر کام جو وہ ہر طرف دیکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بچے بھی وہی کر رہے ہوں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جب شادیوں کے مراحل آتے ہیں تب بھی والدین کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں جن میں سے سب کو وہ ٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ہوتی ہیں, اور یہ میرے خیال سے بڑی ایک فطری عمل ہے کہ جب آپ اپنے بچے بچی کے لیے کوئی بھی رشتہ دیکھنے جاتے ہیں یا سوچتے ہیں ان کی شادی کا, تو آپ کو خواہش ہوتی ہے کہ بیسٹ ہو, جی ہر طرح سے بیسٹ ہو ریلیشن شپ. لیکن اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ نہیں دیکھتے کہ کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سب سے اہم ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی کمپیٹیبلٹی چیک کریں بالکل. کہ لڑکا لڑکی کی سوچ کی ہم آہنگی ہے. اگر فرض کریں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ برخوردار جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, لیکن کیا اس کا اور آپ کی بیٹی کی ذہنی ہم آہنگی ہے, کیا وہ آپس میں زندگی میں چل سکیں گے؟ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے مسئلے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا عارفہ, آپ جو بات کہہ رہی ہیں بڑی دلچسپ بات ہے کہ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں, ذہنی ہم آہنگی ہے یا نہیں. اچھا, جب شادیوں کی بات ہو, آپ کے پاس بھی بہت سے ایسے آپ سے ڈسکشنز ہوتے ہوں گے کہ لڑکے کی مائیں کہہ رہی ہے کہ بھائی لڑکی نہیں مل رہی ہے, اور لڑکی کے والدین پریشان ہیں کہ لڑکا ہی نہیں ہے کوئی جو ہماری بیٹی کو اپنائے. تو آپ کی نظر پڑتی ہوگی کہ آپ دیکھتی ہیں لڑکیاں بھی بہت ہیں اور لڑکے بھی بہت ہیں, مطلب شادیاں تو نہیں ہو رہی, ڈیسیژنز نہیں ہو رہے, لیکن لڑکی اور لڑکوں کی کمی نہیں ہے جو انمیرڈ ہوں. تو اس صورتحال میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ کمپیٹیبلٹی کی تو سوچ کے بارے میں ہم ہوتے ہی نہیں ہیں فکر مند, بلکہ ہماری ساری فکر جو ہے وہ کہاں سے پڑھا ہوا ہے اور کتنا اس کا بینک بیلنس ہے یا اس کی پراپرٹیز ہیں یا کتنا اسٹیبلش ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ زیادہ فوکس ہوتا ہے؟ دیکھیے, آج کل جو سب سے زیادہ مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے نا لڑکے لڑکیوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ ان کی بہت انریلسٹک اپروچ ہے شادی کے حوالے سے. اب لڑکے جو ان سے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں ایک فیری ٹیل کی طرح کہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو, قد بھی اتنا ہو. لڑکوں کا بھی یہی لڑکیوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ سب سے پہلے وہ شکل و صورت کی طرف جانا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ جی انڈیپینڈنٹ بھی رہتا ہو اور اس کے پاس پیسے بھی ہوں. یہ سارا کچھ بہت انریلسٹک, ہماری یہ جو نئی جنریشن ہے نا ان کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہو چکی ہیں. اس کے اندر ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کا بہت عمل دخل ہے. وہ کیا دیکھتے ہیں, اکثر آپ سوشل میڈیا پہ شادیوں کی وہ سیلیبریٹیز کی شادیاں پاکستان میں ہو یا انڈیا میں ہو اس کا آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کی پھر ہمارے بچے بھی کوشش کرتے ہیں کہ اسی معیار کی چیزیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی کیا تربیت کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو یہ سکھا رہے ہیں کہ انسان کی ظاہری شکل و صورت سے زیادہ اس کا اخلاق اور اس کا کردار امپورٹنٹ ہے. یہ ہم ظاہری طور پہ تو بتا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, لیکن میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادیوں پہ جب ہم جاتے ہیں دلہا دلہن بیٹھے ہوتے ہیں یا رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ
माएँ जो-सी होती हैं वो नुक्स निकाल रही होती हैं और वो बच्चे सुन रहे होते हैं कि ये ऐसी हैं, इनका नाक ऐसा है, इनका वैसा ऐसा है। तो बच्चों के अंदर एक गैर शऊरी तौर पर ये एक बहुत बड़ा मसला है अब। मैं अभी रिसेंटली बात कर रही थी, मेरी एक दोस्त है तो उन्होंने वो ये काम शुरू किया है फ़ी सबीलिल्लाह रिश्ता कराने का। और वो उन्होंने मुझे कहा कि आरफ़ा मैं बिल्कुल इस वक़्त परेशान हूँ क्योंकि डिमांड्स इतनी हाई हैं लड़कों की तरफ से और लड़कियों की तरफ से। लड़के भी मौजूद हैं, लड़कियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो रही क्योंकि उनकी डिमांड्स ऐसी हैं, अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं। तो ये चीज़ जो-सी हमारी नई जनरेशन के अंदर डेवलप हो गई है, इसका ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट करेगी अब हमारे लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने आरफ़ा। नाज़रीन, आप जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं आप भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पर जो बात की है आरफ़ा ने कि अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं और ऐसी तवक्कुआत हैं कि जो पूरी होते होते तो ज़िंदगी गुजर जाएगी, कुछ नहीं पता, वक्त इतनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बात बच्चों की भी की जा रही है, यानी औलाद की तरफ से भी रुकावटें हैं, कुछ ऐसी उनकी डिमांड्स हैं जो पूरी करने वालिदैन बेचारे बेबस हो जाते हैं। लेकिन आप वालिदैन हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप भी कॉल कीजिए और आप बताइए कि आप क्या समझते हैं, क्या आप अपने बच्चों की शादी में रुकावट तो नहीं बने या आपने आसानियाँ पैदा की या इर्द गिर्द आप क्या देखते हैं? कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। जी सिस्टर खालिदा। जी, मैं इस पे मज़ीद थोड़ा सा कहूँगी। जैसे लड़कियों की ये डिमांड होती है यहाँ की लड़कियों की कि हमने इंडिपेंडेंट रहना है, हमने सास-ससुर के साथ नहीं रहना। हालांकि अगर वो कुछ अर्सा सास-ससुर के साथ रह लें तो ये होता है कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। और इस तरह लड़कों की डिमांड होती है कि लड़की जॉब करती हो। हालांकि देखा जाए कि कमाना तो लड़कों का ही फ़र्ज़ है, लेकिन जब वो ऐसी शराइत वो आयद कर देते हैं जो कि मतलब उनकी ज़िम्मेदारी जो लड़कियों की वो नहीं होती, तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अगर वो मिसाल के तौर पे अगर वो अलग घर माँ बाप को छोड़ के अगर वो अलग घर में रहेंगे भी, वहाँ पे उनको किराया देना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि जो दीनदार बच्चे होते हैं वो तो लोन वगैरह लेते नहीं हैं, किराए पे जाना, अब दोनों मियाँ बीवी को जो है काम करना पड़ेगा। फिर इसमें क्या होगा, बच्चा पैदा हो गया, बच्चे को कौन संभालेगा? फिर आ जाके फिर वो माँ बाप ही याद आते हैं उनको। तो वही अच्छा है ना कि आप पहले ही माँ बाप के साथ अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर लें। इसी तरह माओ को भी चाहिए कि वो भी अपनी बहुओं के साथ अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग कर ले, उनको मेड ना फुल टाइम मतलब बनाए। अच्छा सिस्टर खालिदा, यहाँ पर मेरे पास एक मुश्किल सवाल है और मुश्किल सवाल ये है कि ये तो एक और बात है कि वो साथ रहें या साथ ना रहें। अभी तो बात हो रही है शादी की, ठीक है। साथ रहने के भी बहुत से मसाइल हैं, साथ ना रहने के भी बहुत सारे मसाइल हैं और ये मुझे लगता है अहम काम ये है कि एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी में रिश्ते में बंध जाएं। और तो आपको क्या लगता है, आपके इर्द गिर्द जो ख़वातीन हैं या मर्द हैं या पेरेंट्स जो हैं, वो कौन सी चीज़ों की वजह से वो अभी तक नहीं शादी कर पा रहे अपने बच्चों की, जहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल है? कहीं तो ऐसा भी है ना, बच्चे खुद ही कर लेते हैं। हाँ, तो जहाँ पेरेंट्स रिसीजन ले रहे हैं वो हम क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वहाँ पर? जैसे मैंने पहले कहा है कि उनका जो है ना एक अलग से सांचा पेरेंट्स का बना हुआ है और इसी तरह बच्चों का अलग से बना हुआ है। अगर कोई माँ बाप जो है वो लड़की उनके लिए ढूंढ रहे हैं तो अब लड़कों की नहीं पसंद आ रही, अगर लड़के को चूज़ करके ला रहे हैं तो माँ बाप को नहीं पसंद आ रही। तो ये चीज़ें हैं जो शादियों में रुकावट बनी हुई है। तो हमको देखना चाहिए कि अगर जो है, चूँकि हम यहाँ पे मल्टी कल्चर सोसाइटी में रह रहे हैं, तो अब तो नौबत यहाँ तक भी आगे पेरेंट्स पहले तो ये है कि 80-90 के ज़माने में ये होता था कि वो 16 साल की बच्ची हुई तो उसको पाकिस्तान लेके कज़न से शादी करके ले आए, चलो वो ज़माना और था। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, अब चूँकि हम मल्टी कल्चर सोसाइटी में भी रह रहे हैं, अब तो पेरेंट्स इस हद तक भी मतलब आ गए हैं कि चलो मुसलमान हो तो हम अपने बच्चों का निकाह कर, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखता हो। तो अब अगर रुकावट फिर उन पेरेंट्स में, उन बच्चों में आएगी कि जिन्होंने अपने जहन में 100% परफेक्शन रखी हुई है, तो अब परफेक्शन तो 100% किसी रिश्ते में भी नहीं होगी। तो ये है कि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते ही रहेंगे, तो उसमें भी ये है कि सब्र से काम लेना, हिकमत से काम लेना है, तो ये रिश्ते तभी निभ सकते हैं। बिल्कुल। आरफा, एक और सवाल है मेरे पास मुश्किल सा, और वो ये सवाल है कि मैं एक ट्रेंड ऐसा देख रही हूँ कि जो लड़के हैं उनके लिए लड़कियाँ लोग चाहते हैं कि वो उनकी मिजाज, उनके कल्चर, उनका जो भी एक रिवायात है उन पर नहीं उन्हें लगता है कि पूरी उतरनी, तो वो कहते हैं कि चलो हम जाके अपने बैक होम से किसी को लेकर आ जाते हैं। और बड़ी तादाद में बहुएं ऐसी हैं जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से भी आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम क्या चीज़ें नहीं कबूल कर पा रहे जिसकी वजह से हम सोचते हैं नहीं यहाँ सही लड़कियां नहीं हैं?
देखिए बुनियादी तौर पर ना मेरा जो तजर्बा अभी तक कम्युनिटी के अंदर है और लोगों के साथ काम करने से जो एक चीज़ मुझे मेरे सामने आई है कि हम एज ए पेरेंट अपने बेटे की तरबियत नहीं सही करते और ना ही अपनी बेटियों की तरबियत सही करते हैं। ना हम उन्हें ये एजुकेट करते हैं कि रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे रखना है। लड़के जो उनसे हैं उनको ये एजुकेट नहीं करते कि बीवी के क्या हकूक हैं, वालिदैन के क्या हकूक हैं। मोस्टली हम उन्हें वालिदैन के हकूक रिमाइंड करवाते रहते हैं लेकिन बीवी के नहीं कराते, जिसकी वजह से वो टोर हो जाते हैं, मतलब बट जाते हैं इन रिश्तों में। तो अगर हम अपने बच्चों को ये बताएं, और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, फैमिलीज देखी हैं जिनके अंदर, जैसे अभी खालदा बता रही थी कि हम मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बच्चियां जो शायद उसी कल्चर से ना हो, दूसरे कल्चर से आई हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फैमिली इंटैक्ट है, वो खुशहाली जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रह रही हैं। उसके अंदर एक चीज बड़ी प्रोमिनेंट थी कि जो उनके हस्बैंड होते हैं, जो लड़का होता है, उसको पता होता है कि मैंने अपने रिश्तों को बैलेंस कैसे करना है, बीवी को कितना वक्त देना है, माँ को कितना वक्त देना है, और किस तरह से इस रिश्तों को बना के रखना है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये सारी जिम्मेदारी लगा दी जाती है वो लड़की पे, जो बिल्कुल एक डिफरेंट फैमिली से आ रही होती है, जिसको इस फैमिली का इतना पता नहीं होता। तो वो जब आती हैं तो उनके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां वो डाल देते हैं कि जी आपने सास ससुर को भी खुश रखना है, हस्बैंड को भी खुश रखना है, आपने रिश्तों को भी बैलेंस में रखना है। ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसी वजह से लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी वजह से रिश्तों के अंदर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बिल्कुल। तो ये जो आरफा, एक हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, हम उनसे कॉल लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बेटा अगर मैं आपका नंबर छोड़ दूं तो मुझे कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के बाद प्लीज? जी इंशाल्लाह ताला, आप अपना नंबर छोड़ दें, हम बात करेंगे आपसे। जी आरफा, आप बात कीजिए। जी तो मैं यही कह रही थी कि हम लोगों की कोई यहाँ पे ऐसा तरबियत गाह नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर नहीं है मस्जिदों के अंदर कि लड़का लड़की को बताया जाए कि असल में शादी है क्या और हुकूक है क्या। कि जो लड़की आती है अगर उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो माँ की भी खिदमत करे, बाप की भी खिदमत करे, असल जिम्मेदारी तो ये लड़के की है ना। लड़की के ऊपर तो मॉरल एप्लीकेशन है अगर वो करना चाहे, लेकिन लड़कों की हम उस तरह से ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी वजह से डिवोर्स रेट्स बहुत हाई हो रहे हैं। तो जिन घरों के अंदर ये शऊर है, ये एजुकेशन है, वहां पे मसले मसाइल नहीं हो रहे। लेकिन ऐसी फैमिलीज के अंदर जिसके अंदर मतलब ये चीजें मौजूद नहीं हैं, वहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। और हमारी जो नई नस्ल है इसके अंदर बहुत सफर कर रही है और करेगी फ्यूचर में, अगर हम लोगों ने इन चीज़ों को बैलेंस करना नहीं सीखा। सही, ठीक है। आरफा, सिस्टर खालदा, एक सवाल है। आपने जैसे कहा यहाँ पे तो डाइवर्सिटी है, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं, इर्द गिर्द नज़र आते हैं, एक ही रंग के लोग नहीं हैं और एक ही कौमियत के लोग नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ इस ज़माने में भी आपको ये मसाइल नज़र आते हैं कि रंग के मसले हैं, शक्ल के मसले हैं, और ये चीज़ें भी रुकावट बन जाती हैं क्या? ये डिपेंड करता है कि फ़ैमिली किस किस्म की है। कई फैमिली में जो होता है रंग और नस्ल और या शहरियत, इसका कोई मतलब है ना इशू नहीं है। वो बस यही देखते हैं कि अपना हम मज़हब हो और दीनदार लड़का हो तो वो अपने बच्चों की शादियाँ उनमें कर देते हैं। लेकिन जिन्होंने एक सांचा बनाया हुआ होता है कि वो लड़की आए तो वो मतलब फुल टाइम मेड भी बने, बच्चे भी पैदा करे, खामद को भी संभाले। बाज़ औक़ात अगर जिन पेरेंट्स में ये सांचा होता है ना कि वो खिदमत हमारी करे, तो वो बैक होम से ले आते हैं लड़कियाँ। तो बैक होम वाली भी जब लड़कियाँ यहाँ पे आती हैं तो वो लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो फिर क्या होता है कि वो शादियाँ टूट जाती है, पायदार नहीं होती। फिर बाज़ औक़ात ये होता है कि लड़के की शादी अब जी यहाँ की लड़की से की जाए। अब यहाँ की लड़की चूँकि जॉब भी कर रही है, मतलब है तो यहाँ पे पली बढ़ी है, तो उसकी भी कुछ ख्वाहिशात होती है कि मैं इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ मतलब करूं। लेकिन वो सास ससुर ये चाह रहे होते हैं कि वो जी खानादारी भी करे, हमारी खिदमत भी करे, हमें बाहर भी लेके जाए, हर किस्म की चीज़, तो वो भी फिर शादी नहीं निपटी। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हमें मतलब बैलेंस रखना है, हमें पेरेंट्स को बैलेंस रखना है कि हम चाहे बैक होम से लेके आए बच्चियाँ या यहाँ से लेके आए, तो हमें उनको थोड़ी सी फ्रीडम, उनको टाइम देना चाहिए। आपने बैलेंस की बात की और फ्रीडम की बात की, हम आपके पास आते हैं दोबारा। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जरा प्रोग्राम लगी आ, मैं इसने हिस्सा के नहीं जानी हूँ भाई। अजकल शादियों नी प्रॉब्लम है भाई,
लड़कियां वाले जेह्ड़े ओह् आने न भाई लड़की असां ब्याह ते बच्चा जेह्ड़ा पैह्लें ही अडाप्ट करी के ना शादी तो पैह्लें ही ते जेह्ड़े बच्चे वाले न ओह् आने न भाई जी बहू आना ना उसने कोई भैन भाई साढ़े दरवाजे पर ना अच्छा मैं तो इतना चेक किया मैं मारे भी 8 बच्चे माशाल्लाह मारी भी 65 साल उम्र है जी तो मैं चंगा इसना किता जज जी जी बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और सिस्टर आरफा आप जवाब देना चाहेंगी? मैं भी कोशिश कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीखने की लेकिन आप बताएं कि आप क्या जवाब देना चाहेंगे। उन्होंने अपना बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका, और उन्होंने अपना तजर्बा बताया कि उनके 8 बच्चे हैं और बुनियादी तौर पर यही हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर लड़की हम ब्याह के ला रहे हैं तो उसकी फैमिली वाले फिर हमारे घर ना आए या उसके बहन भाई का हमारे घर के अंदर कोई अमल दखल ना हो। और लड़की वालों की यही डिमांड होती है कि अगर लड़का जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाए, वो अपने माँ बाप को छोड़ दे। तो ये जो सा मसला है ना, ये सारा इन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि हमारे सब लोग नहीं, कुछ सोसाइटी में ऐसी पॉकेट्स हैं जो अभी तक इस सोच के साथ रहते हैं और उसके अंदर बच्चों के घर खराब हो जाते हैं। बुनियादी तौर पर कोई माँ बाप ऐसे नहीं है जब वो अपने बच्चों को ब्याहते हैं तो वो ये सोच के ब्याहते हैं कि हमने इनको अलैदगी करनी है या इनका ये करना है। लेकिन बुनियादी जो उनकी अपनी एक्सपीरियंसेस जिंदगी के हुए होते हैं, खवातीन के मतलब माओं के, वो वही तजर्बे अपनी बहुओं के ऊपर अप्लाई करती हैं। और आजकल के माशरे में मतलब हमारी बच्चियां अब इतनी इंडिपेंडेंट हो गई हैं, बाशऊर हो गई कि वो उस तरह से जिंदगी नहीं गुजार सकती। बिल्कुल। सिस्टर आफा हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, पहले कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सिस्टर? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो साथ आई आपा, जो आपको भी कर रही थी, जिस बात करती, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। बताए जो आपका ये टॉपिक है, ये इसी तरह है कि जिस तरह हम लोग हवा को सांस लेना और बाहर देखना नहीं बंद कर सकते, इन बातों को भी हम लोग नहीं सेट कर सकते। हमें सेट करना अपने माइंड को, अपने बच्चों को, जो जितनी तवक्को है ना, हमें उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही, वाकई बिल्कुल सही कहा आपने कि मसाइल जो हैं वो तो वहीं पर ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ शक्लों में आते रहते हैं सामने, लेकिन असल बात यह है कि हम मसाइल का रोना रोते रहें या हर वक्त यही सोचते रहें कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, इतने प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ रहे हैं, शादियाँ क्यों नहीं हो रही हैं। तो ये हमारी कॉलर ने बड़ी अच्छी बात कही कि अपने जहन को तब्दील करना है, अपनी फैमिली को उसके अंदर चेंज लेकर आना है, अपने बच्चों की तरबियत ऐसे अंदाज में करनी है, ऐसे डिस्कशंस करने हैं अपने घरों के अंदर कि जिनसे जब हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हों, अपनी लाइफ पार्टनर को चूज़ करने के लिए जाएं, उनके जहन में क्लियर हो कि उन्होंने किस चीज़ को देखना है, उन्होंने शक्ल को अहमियत देनी है, उन्होंने तालीम को अहमियत देनी है, उन्होंने जो है बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, इसको इम्पोर्टेंस देनी है, या फिर उन्होंने ये देखना है कि जो फ़र्द आएगा उनकी ज़िंदगी में उससे उनकी जहनी हम आहंगी किस तरीके से हो सकती है, क्या ये चीज़ इसको वो अहमियत देते हैं या नहीं देते। ये बात बहुत अहम है। आज का जो पूरा मौजू है, हम ब्रेक के बाद भी आएंगे और इसके ऊपर बात करेंगे कि शादियां जो नहीं हो पा रही तो इसमें रुकावट कौन है, क्या कोई दूसरा है जिसकी तरफ हम हमेशा देखते रहें कि उसकी वजह से शादी नहीं हो पा रही, या हम खुद अपने जहन के ऊपर काम करें। हमारे पास जो इख्तियार है, जब हम अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, उनसे डिस्कशंस कर रहे होते हैं, तो उनसे किन मौज़ूआत पर बात करें। ब्रेक के बाद आएंगे और इसी मौजू के ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, मौजू हमारा है शादियों में रुकावट, ज़िम्मेदार कौन है, वालिदैन या औलाद। आप भी इस टॉपिक के ऊपर जो आप समझते हैं, जो आपके ख़्याल में ज़िम्मेदार है, आप उसका नाम ले सकते हैं बग़ैर डरे और आके हमसे शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस, अपने इर्द गिर्द क्या देखते हैं, अपने ख़ानदान, अपनी फ़ैमिली के अंदर आपका क्या अंदाज़ रहा, क्या आपने इस माइंडसेट पे काम करने की कोशिश की कि आप बचपन से अपने बच्चों के साथ ये डिस्कशंस करते रहे कि जब रिश्ता जुड़ने के लिए जाएगा, अपने लिए ज़िंदगी का साथी पसंद करेंगे तो किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे, किन चीज़ों को अहमियत देंगे।
ہمارے ساتھ یہاں ہمارے گیسٹ بھی موجود ہیں, آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. جی سسٹر عارفہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ سارے مسائل کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی یا لڑکیاں بھی پریشان ہیں, لڑکے بھی پریشان ہیں, پیرنٹس بھی پریشان ہیں, تو ان سے ذہنی صحت پہ کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور کیا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ اس سے تو مینٹل ہیلتھ بہت سفر کر رہی ہے, خصوصاً والدین کی. دیکھیے, ہم ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی اور ایک بڑی اوپن سیکولر سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. جی, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دینی اور ہماری اسلامی باؤنڈریز کے اندر رہیں. بالکل. اور جب ہم ان چیزوں کے اندر اپنی حکمت استعمال نہیں کرتے ہیں, وقت پہ چیزیں نہیں کرتے ہیں, تو بہت سارے بچے, وہ مسلمان بچے بھی ایک لیونگ ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی لڑکے. اور یہ مطلب مینٹلی طور پر وہ بھی ڈسٹرب رہتے ہیں اور والدین بھی بہت ڈسٹرب رہتے ہیں کہ اب ہم آگے کیا کریں. یا اگر گھروں کے اندر جب یہ چیزیں اوپنلی ڈسکس نہیں ہوتی ہیں اور ڈیمانڈس بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو یہ ایک فیملی کے اندر ذہنی تناؤ اور کھنچاؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہماری کمیونٹی کے اندر, ایشین سوسائٹی کے اندر, اسپیشلی ینگ پیپل کے اندر. یہ مینٹل ہیلتھ ایشو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اور ان چیزوں کو اگر ہم نے وقت پہ ایڈریس نہیں کیا اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کیا اور تبدیل نہیں کیا, تو یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے پھر نکل جائیں گی اور بہت آگے تک چلی جائیں گی. بالکل صحیح کہا آپ نے سسٹر عارفہ. یہاں پہ ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ بتائیے. Alhamdulillah. First of all, I would like to say thank you very much for Sister Halda and Sister Arfa and yourself, mashallah. آپ نے ایسا ٹاپک چوز کیا کہ جس کو سننے کے لیے آنیسٹلی بچوں کو بھی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو بھی. میں تو صبح کا آن کیا ہے تو میں ایک منٹ اس کا اتنا انجوائے کر رہی ہوں کہ دس از سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ. ایسے پروگرام ہونے چاہیے جو ہمارے لیے ایز اے پیرنٹ اور ہمارے بچوں کے لیے اگر وہ سن رہے ہیں تو اٹس ریئلی ریئلی گڈ انفارمیشن دیٹ وی آر گیٹنگ فرام دس پلیٹ فارم. اور چھوٹی سی ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ایز اے مدر, اگر ماں جو ہے نا وہ گھر کا مین سربراہ, اگر کہیں کہ والدین دونوں سیم ہیں لیکن ماں اگر اپنی بیٹی اور بیٹے دونوں کی پرورش کر رہی ہے سیم طریقے سے فرام چائلڈہڈ, اگر ہم ان کو یہ سکھا دیں کہ بیٹا زندگی آسان نہیں ہے, اس میں مشکلات بھی آئیں گی اور آسانیاں بھی. میرے خیال ہے ڈسکنیکٹ کال ہو گئی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کریں. جی, بہت ہی پیارا آپ کا ٹاپک ہے. میں صرف میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ شادی کریں بچوں کی تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہمارا سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے اور گریڈ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام میں بھی ہے کہ والدین کی خدمت جو ہے وہ ایک شہادت ہے, وہ شہادت ہے بچوں کے لیے. تو شروع سے ان کو اگر یہ بات بتائی جائے کہ والدین کی خدمت شہادت ہے, اور جس طریقے سے ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں دوسروں کے کو بھی اتنی ویلیو دیں, تو پھر تو بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن جو بیسک جو بنیادی وجہ ہیں وہ سیلفشنس بھی ہے اور بچوں کی خوشی کو مقدم سمجھنا. جی بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ناظرین, یہاں پر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے خیال میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے. اصل بات یہی ہے کہ جن لوگوں کے لیے بات کی جا رہی ہے, جس کمیونٹی کے لیے, جس سوسائٹی کے لیے بات کی جا رہی ہے, ہم سب مل کر اگر اس موضوع کو ڈسکس کریں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ باتیں تو بڑی کی جاتی ہیں, ٹی وی کے ہر شو میں جو ہے وہ شادیوں پر بات ہو رہی ہے, شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہیں, مسائل پھر بھی وہیں کے وہیں ہیں. اصل میں مسائل اسی لیے وہیں کے وہیں ہیں کہ ہم ڈسکشنز کرتے ہوئے, باتیں کرتے ہوئے تو آگے آگے ہوتے ہیں. جب ہماری باری آتی ہے اور ہم نے اس جگہ پر, اس سیٹ پر بیٹھنا ہوتا ہے جہاں پر ہم ڈیسیژنز لے رہے ہیں, جہاں پر فیصلے کریں, وہاں ہم بھی وہی چیزیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم اپنے بچوں کا ذہن نہیں بنا رہے ہوتے, ان سے ان کی پرائیورٹیز ان کی یہ نہیں بناتے کہ صرف شکل صورت اور بینک بیلنس ہی نہیں, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے رشتہ بنا کے رکھنے کے لیے ضروری ہیں. یہاں پر میں سسٹر خالدہ سے پوچھوں گی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, یہ جو نا میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالوں گی, جو لیٹ شادیاں ہو رہی ہیں ان کے غلط جو نتائج ہیں کیا ہو رہے ہیں, کیا مرتب ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خاندانی جو نظام ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے کہ زنا عام ہو رہا ہے,
کھلی ڈھکی چھپی دوستیاں جو ہیں وہ عام ہو رہی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ بھی ہو رہا ہے. پھر جو ہے نفسیاتی مسائل زیادہ ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کی جو شرح ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب دیکھیں کہ یورپ میں جو ہے وہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ آپ شادیاں کریں اور بچے جو ہیں پیدا ہوں. اسی طرح ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں بھی دیکھیں نا کہ قرآن میں کئی جگہ عورتوں کو کھیتی کہا گیا ہے, کئی جگہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. اب کھیتی کا کیا مطلب ہے کہ آپ بچے پیدا کریں, یہ نہیں ہے کہ صرف آپ انجوائمنٹ کے لیے اور یا ایک جو سانچہ آپ نے بنایا اس کے لیے آپ شادیاں کریں. پھر اسی طرح ہم سورہ نور میں جائیں تو وہاں پہ بھی حکم ہے کہ تم چھڑوں کا نکاح کر دو. ٹھیک ہے, چھڑوں میں جو طلاق یافتہ بیوہ عورتیں مرد وہ سبھی آ رہے ہیں. پھر حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کرو کیونکہ یہ بھی ایک سوسائٹی کا حصہ ہے. پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے غربت کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے, حالانکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا اور فقر و فاقہ سے دور کر دے گا. پھر شادی کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ جب میاں بیوی جو ہے آپس میں جب اس رشتے میں بن جاتے ہیں تو ان کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ابھر کے آتی ہیں. تو پھر دونوں جو ہے وہ محنت کرتے ہیں, محنت کر کے اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی لے لیتے ہیں. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو رشتے ہم نے محض غربت کی وجہ سے جو ہے ہم نے ٹھکرائے ہوتے ہیں تو وہی اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ایک وقت آتا ہے کہ اس میں وہ ان کا ہر چیز ہو جاتی ہے, بینک بیلنس بھی ہو جاتا ہے, گھر بھی ہو جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. بالکل سسٹر خالدہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک کالر بھی موجود ہے. ناظرین یہاں پر ہم بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کیونکہ بہت باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. باتیں یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ شادی ہو جائے, شادی کے ہونے کے بعد کے مسائل, آپس میں ریلیشن شپ نہیں اسٹرانگ ہو رہے اور کمبائن فیملی سسٹم یا پھر یہ کہ علیحدہ رہنا ہے, بہت ساری باتیں. لیکن بات اصل میں ابھی ہم یہاں پہ کریں کہ شادی ہی نہیں ہو پا رہی, لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں, رکاوٹ کہاں پر ہے. ہمارے ساتھ کالرز موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ سسٹر, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر, آپ بتائیے. اللہ کا شکر. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی رشتے کے حوالے سے کہ آج کل جو ہے چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والی ہوں, لیکن لڑکوں والوں کی آج کل ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہی جو دوسری سسٹر نے بات کی تھی کہ سب سے پہلے شکل و صورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی ہو ایسی ہو, اور اس کے بعد آج کل تعلیم کو لوگوں نے بالکل رد کر دیا ہے. اور ایجوکیشن, بے شک لڑکی جو ہے وہ ایجوکیشن وائز بہت اچھی ہو, لیکن یہاں پر آج کل جو ڈیمانڈ ہے وہ لڑکوں والی کی یہ ہوتی ہے کہ لڑکی مطلب کہ سب سے پہلی چیز کہ جہیز کتنا دینا ہے, یا لڑکی کے پاس پیسے ہیں یا نہیں, یہ شکل و صورت کیسی ہے, یا جاب کیسی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اس پروگرام میں میں چاہتی ہوں کہ سب کو یہ بتایا جائے کہ چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والی ہوں, ڈیمانڈ سے پہلے جو ہے وہ یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ سیرت بچی کی کیسی ہے, کردار کے کیسے ہیں لوگ. بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. جی میں اعجاز بات کر رہا ہوں ڈمرا سے. ہاں جی بات کیجیے. اب فرسٹ ٹائم آپ کے پروگرام میں اپنا شریک ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بگڑ رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جب نوجوان نسل بگڑ رہی ہوگی تو ہم آنے والے جو بچے ہیں ان کو ہم کیسے والدین دیں گے. اور اس کے بعد صرف میں ایک واصف علی واصف کا ایک کوٹ ہے کہ اولاد کو جدید زمانے کے مطابق تعلیم دو تاکہ وہ رزق کما سکیں, اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائے. اگر ہم قرآن شریف میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ان کے اچھے ایج پہ جو ان کی مناسب ایج ہے اس ایج پہ ہم شادی کر دیں. اگر ہم والدین اور اولاد اس چیز پہ چلیں گے تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. بس میرا یہی میسج. بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, سوری پہلے میری کال ڈسکنیکٹ ہو گئی, آئی تھنک کوئی ریسیپشن جی نہیں آپ تھی. بات کیجیے. جی تو میں بات کر رہی تھی کہ بچوں کو ایز اے پیرنٹ ہمیں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کو فرام بگننگ ہمیں بتانا چاہیے کہ کیسے آپ نے ایک دوسرے کی کیئر کرنی ہے. جیسے اوبیسلی when they become husband and wife تو ان کے پاس ایسی نالج, اور یہ ہم گھروں سے دے سکتے ہیں. باہر سے کوئی آپ کے بچوں کو اتنا نالج نہیں دے سکتا جو کہ آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. گھر سے یہ جو تعلیم ہے ہمیں دینی ہے. اور
ایز اے پیرنٹ میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ اگر میری بیٹی یا میرا بیٹا تو ان کو اتنا آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے کہ ان کو آپ کلیئرلی بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کر. ہماری کمیونٹی میں زیادہ یہ ہے کہ ہم بات نہیں کرتے نا, بچے بھی شائع ہیں, پیرنٹس بھی شائع, اسپیشلی شادی کے معاملات میں یا اور کوئی ہو تو وی جسٹ نیڈ ٹو میک اے بانڈ بٹوین آور کڈس کہ بالکل زندگی کا سامنا کیسے کرنا ہے. بالکل, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا اور کال کی. سسٹر عارفہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہاں پر بہت ساری اچھی اچھی باتیں آئی ہیں اور واقعی خواہش تو یہی ہے, ہونا تو یہی چاہیے, وقت پر شادی کی جائے, لیکن پھر بھی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں. یہاں ایک بات ہے, ایک سوال ہے میرے ذہن میں کہ ہم جاتے ہیں, نکلتے ہیں بیٹی کے لیے لڑکا تلاش کرنے اور بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کرنے کے لیے, تو ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ گھر سے باہر جو ہم چاہ رہے اس پر ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا چاہیے اور یوں خصوصیات ہوں اس کی. جو ہمارے اپنے گھر میں بچہ ہے جس کے لیے ہم زندگی کا ساتھی تلاش کریں, عموماً ہم اس کا مزاج وہ کیسا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کے اندر ہم کس طریقے سے وہ انڈرسٹینڈنگ وہ کر سکتا ہے لوگوں کے ساتھ, کہ چل سکتا ہے, یعنی ہم اس کو تو فراموش کر جاتے ہیں اور لے کر آنا چاہتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی زبردست سا کوئی بچہ یا بچی ہو. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پہلا تو وہ بچہ ہے نا جس کو آپ نے دیکھنا ہے, جس کے لیے آپ ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور یہ شروع میں ہی میں نے کہہ دیا تھا کہ کمپیٹیبلٹی, کہ آپ اپنے بچے کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں, کیا خوبیاں ہیں, اس کا مزاج کیسا ہے, اور کس مزاج کی لائف پارٹنر یا لائف پارٹنر چاہیے. اور یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے اگر ہم اس چیز کو امپورٹنس دیں, اگر ہم اس چیز کو سمجھیں. اگر ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بس شادی کرنی ہے, کیونکہ ہمارے ایک معاشرے میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا, ہر مسئلے کا حل شادی ہوتا ہے. لڑکا ڈرگز میں ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, اس میں برا اخلاق ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا, ڈپریشن ہے, شادی کر دو ٹھیک ہو جائے گا. ہر مسئلے کا حل ہم شادی میں ڈھونڈتے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ اگر وہ بچے کا کیسا مزاج ہے, اور اگر اس کے کوئی پرابلمز اینڈ ایشوز ہیں تو پہلے اسے ریزالو کریں. اس کو ریزالو کریں گے تو آگے زندگی جس کو وہ لے کر آئیں گے اس کی بھی زندگی پرسکون ہوگی. ادروائز بہت مشکل زندگی ہوگی. اور جس طرح ہمارے سب کالرز نے بہت اچھی بات کی ہے, نازیہ نے ابھی آئی تھی, انہوں نے بڑی اچھا پوائنٹ دیا ہے کہ بچپن سے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے یا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور دوسری کالر نے جو کہا تھا کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی ہوں جو ہمارا خیال رکھے, لڑکی. اور صاحب جو آئے تھے ایڈنبرا سے, انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ کس طرح کے والدین ہوں گے وہ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کا مزاج دیکھیں, ان کے کس طرح کا ان کا مزاج ہے اور کس طرح کے انہیں لائف پارٹنر چاہیے وہ دیکھیں. لیکن اس سے پہلے اگر ہمارے بچوں کے اندر کوئی ایشوز ہیں, کوئی پرابلمز ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اس کو ریزالو کریں. ہر چیز کا ایشو یا مسئلہ ہم لوگ وہ طے کر دیں کہ یہ شادی کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے ذہنوں میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ شادی کے بعد خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, یا وہ جو آنے والی ہوں گی وہ ٹھیک کر دیں گی, کوئی میجک وانڈ ہے. ایسا نہیں ہوتا, اس سے مسئلے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ والدین جو ہیں وہ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ اس سے پہلے کہ ان کا بچہ یا بچی ایک اور رشتے میں بندھ جائے تو جو مسائل ہیں, جو مزاج کے مسائل ہیں یا صحت کے مسائل ہیں, جو بھی چیزیں ہیں جن پر بات کرنی, جن کو ریزالو کرنا ضروری ہے, اس کی طرف ضرور توجہ دیں. ہر چیز کی ایکسپیکٹیشن جو ہے آنے والی یا آنے والے سے نہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ ہم عموماً ایسی لڑکی لانا چاہتے ہیں, اسی طرح سے جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی جب جائے گی اگلے گھر میں یا جب شوہر کی ذمہ داری پڑے گی تو صحیح ہو جائے گی, اور جب ذمہ داری آئے گی تو سیکھ لے گی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری بھی اپنی ایسی توقعات ہوتی ہیں. جی سسٹر خالدہ, آپ کیا کہیں گے؟ ہاں, میں اس پہ ایک اور بات بھی یہ کہوں کہ اگر آپ کا بچہ تھوڑا غصے والا ہے یا وہ کوکنگ میں جو ہے پک چوز کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بچہ مطلب غصہ نہیں کرتے, اس کی پہلے تربیت کریں, پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی لڑکی لائیں اس کے لیے. اور اس کو کھانے پینے کے حوالے سے بھی پک چوز کرتا ہے, اس کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, بعض اوقات حالات ایسے آ جاتے ہیں یہ جو چیز تم پک کر رہے ہو یہ نہیں اویلیبل.
फिर दूसरा, जैसे कॉलर ने कहा कि जहेज़ की डिमांड होती है, मैं कहती हूँ इस कंट्री में तो जहेज़ वगैरह की डिमांड नहीं होती, लेकिन वो ये चीज़ें पाकिस्तान में बहुत होती हैं। एक और बात भी मेरे जहन में आई, 2 बातें जहन में जो रुकावट बन रही हैं। एक तो ये कि जब हम बेटी का रिश्ता जो ढूंढने जाते हैं तो हमारे जहन में कुछ और होता है, और जब बेटे का ढूंढने जाते हैं तो कुछ और होता है। फिर एक और चीज़ है कि हमने जो है ना बैलेंस भी नहीं रखा हुआ। जैसे बेटों के रिश्ते के लिए हम बैक होम चले जाते हैं, ठीक है, और बेटियों के रिश्ते के लिए हम यहाँ पे ढूंढते हैं, तो ये भी जो है ना अनबैलेंस हुआ इस कंट्री में। अब इतनी अच्छी एजुकेटेड लड़कियां यहाँ पे मतलब बैठी हुई हैं बेचारी, और लोग जो है जो एजुकेटेड लड़के हैं वो वहाँ से शादियां करके ला रहे हैं, और वहाँ पे जो एजुकेटेड लड़के उनको बाहर की पड़ी है कि हम बाहर जाके शादियां करें। तो ये भी जो है ना शादियों में अनबैलेंस जो हुआ है ना, ये भी बड़ा रुकावट है। आपने ठीक कहा कि बैलेंस नहीं रहा है असल में, और बहू के लिए और जब निकलते हैं या दामाद के लिए निकलते हैं तो बिल्कुल सोच हमारी मुख्तलिफ होती है। उधर हमारी डिमांड बढ़ी होती है, इधर हम कहते हैं कि नहीं चलो चली जाएगा। अच्छा सिस्टर खालिदा, मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि आप जो है माशाल्लाह माँ भी हैं और सास भी हैं, दोनों तरफ से सास हैं, तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सी एज है जिससे हम अपने बच्चों से बातचीत शुरू करें इन मौज़ूआत पर, उनकी तरबियत का आगाज़ करें, जहन उनका बनाएं इस पर? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अगर बच्चा जो है मैच्योर है तो मतलब ज़िम्मेदारियाँ कुछ संभाल सकता है। बाज़ औक़ात आप देखेंगे बाज़ बच्चियाँ जो 16-17 साल में घरदारी हर चीज़ संभाल लेती, इसी तरह बच्चे भी जो हैं वो टेक्निकल काम भी सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर बच्चा मैच्योर है तो वो कमा रहा है, चाहे उसकी एज 20 है 19 है, अगर वो शादी की बात आप उससे कर लें, अगर वो तैयार हो तो कर लें। अब मैंने अपने बेटे की 20 में की थी माशाल्लाह, उसके पास घर भी है, बच्चे भी हैं माशाल्लाह, अपना इंडिपेंडेंट घर है। और हाँ, जो बच्चे थोड़े मतलब अखलाकी लिहाज से थोड़े मतलब ना कम हैं, जैसे गुस्से नशे वाले हैं, तो उनको ये देखें कि जब तक उनका गुस्सा नशा जो ठीक नहीं होता, जब तक ज़हनी लिहाज से वो ठीक नहीं, उस वक्त तक उनकी शादियां ना करें। हमारा जो उल्ट सिस्टम होता है कि जो बच्चे छोटी उम्र में जो है वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, वो अगर शादी की बात हमसे करें, हम कहते हैं तुम तो अभी छोटे हो, तुम्हारी उम्र क्या है, अभी 20 है 21 है, तो तुम अभी अपना सोचो। बात ये कि बच्चा तो अगर बूढ़ा भी हो जाए तो वालिदैन का बच्चा ही रहता है वाकई। ये तो ये डिपेंड करता है कि बच्चे अगर जो है मैच्योर हैं तो चाहे वो 18-19 के हैं, आप अगर शादी की बात हो राजी हैं तो आप रिश्ता ढूंढना शुरू करें। रिश्ते ढूंढने में भी देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो ये नहीं होगा कि फटाफट वो रिश्ता मिल गया। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सिस्टर आरफा, मैं आपकी तरफ आऊँगी तो अब बात ये है कि यानी आप ये कहेंगी कि थोड़ा जहन खोलें, थोड़ा दिल खोलें, थोड़ा देखें वालिदैन कि भाई मसले कहाँ हैं, जहाँ पर वो हेल्प कर सकते हैं शादियों में तो वहाँ बिलावजह रुकावट ना बने। क्या कहना चाहेंगी आप? पेरेंट्स के लिए क्या मैसेजेस हैं आज के प्रोग्राम में? पेरेंट्स के लिए यही मैसेज है कि एक चीज़ वो ये देखें कि शादी जो है ना वो लड़का लड़की की हो रही है, उनकी आपस में किस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए उन दोनों की, वो दोनों आपस में खुश रहने चाहिए। ये चीज़ उनको देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि वो ये देखें कि हमारे साथ उसका कैसे ताल्लुक होगा, तो या हमें वो कितना खुश रखती हैं। अगर लड़की के हवाले से देखा जाए तो कि मेजॉरिटी पेरेंट्स यही देखते हैं कि हम देख रहे हैं लड़की और वो हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ कौन एडजस्ट हो सकती है। बुनियादी तौर पर देखें आपके बच्चे के साथ कौन एडजस्ट हो सकती है। बहुत सारी फैमिलीज में लड़कियां फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाती है, हस्बैंड के साथ नहीं एडजस्ट होती और वो रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं अल्टीमेटली। तो अपने बेटे की जो डिमांड्स हैं या उसका एक सोचने का महवर है, उसके मुताबिक आप देखिए। और इसी तरह से लड़की वालों को भी लड़का देखते वक्त ये चीज जरूर देखे कि उनका अपनी बेटी के साथ किस तरह से वो कंपैटिबल है या नहीं है। और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अपना दिल खुला करें और ये एक्सेप्ट करें, स्पेशली लड़के की जब शादी होती है कि उसकी जिंदगी में अब एक और खातून है, उसने उसके साथ भी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप रखना है। हम बाज़ औक़ात बहुत ओवर डिमांडिंग हो जाते हैं, ये अनसिक्योर हो जाते हैं, सब स्पेशली ख़वातीन माएँ, और वो अनसिक्योर ये होती है कि पता नहीं मेरा बेटा छीन लेंगे, मेरा बेटा चला जाएगा हमारे हाथों से। ये सारे मसले मसाइल, इनसे अब हमें निकल जाना चाहिए। बिल्कुल आरफा, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी, बड़ी इंपॉर्टेंट आप बात करें। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये जो आपने लगाया शादियों में वालिदैन की रुकावट, मैं इसके अंदर ये कहूँगा कि शादी के अंदर ज़्यादातर एक्सटर्नल रुकावट होती है,
फैमिली मेंबर्स ही इसमें रुकावट पैदा करते हैं, क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा है और बहुत करीब से मैंने इसका मुशाहिदा किया है। बाहर के लोग कम ही होते हैं, लेकिन घर के जो अफराद होते हैं वही इसके अंदर रखना डालते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और आपने बताया ये कि वाकई घर के अपने अफराद ही रुकावट डाल रहे होते हैं। अच्छा आरफा, मैं ये बात पूछना चाहूँगी आपसे भी कि अमूमन शादियाँ करने के बाद वालिदैन परेशान होते हैं कि भाई अब निभ नहीं रही है, बेटा बहू जो हैं वो लड़ाइयाँ भी हैं या उनके ताल्लुकात ही ख़त्म होने के करीब हैं। तो एक कॉलर ने भी ये बात कही थी ना कि ये शादी के बाद नहीं तरबियत हो सकती कि अब आप सोचें और परेशान हो कि अच्छा अब जो है वो कैसे मामलात सुलझाएंगे। तो जो जहनी हम जहन बनाते हैं या जो तरबियत करते हैं वो तो एक शुरू से एक चलने वाला मरहला है। तो आप क्या मशवरे देंगी या आप जो है क्या कहना चाहेंगी? एमन देखें, हमारी जो मस्जिदें हैं उनका एक बहुत रोल बनता है। बिल्कुल ठीक है, मस्जिद भी जब हम बच्चों को अपनी दीनी तालीम देने के लिए भेजते हैं तो वो एक तरबियत का है ना मस्जिद, तो वहाँ पे भी ऐसी क्लासेस होनी चाहिए टीन एज बच्चों के लिए, जब वो 15, 16, 17 साल के हो जाएं, उनके लिए स्पेशल क्लासेस होनी चाहिए जिसके अंदर उन्हें बताया जाए हकूक, बैलेंस और ये रिश्ता क्या है। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ पे जो लड़के और जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है काम के दौरान भी, कि उनके जहन में ये होता है कि बीवी जो है वो गुलाम है, उसने खाना बनाना है, ठीक है, और उसने बस खाना बनाना है, ये करना है, और हमने उसका कोई हमारा उसके ऊपर फराइज नहीं है। और ये चीज़ें हमारे इसी वजह से डिवोर्स रेटेड बहुत हाई हो रहे हैं, डिवोर्सेस हाई हो रही हैं इस सोसाइटी के अंदर। तो ये चीज़ है कि हमें बताना चाहिए कि बीवी के क्या हकूक हैं, वालिदैन के क्या हकूक हैं, एज ए हस्बैंड आपके क्या हकूक हैं, एज ए वाइफ आपके क्या। बिल्कुल आरफा, आपने ठीक कहा। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, पहले हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है, मैंने शुरू से देखा और मैंने बहुत एंजॉय किया। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा आपका टॉपिक है माशाल्लाह। मेरी सिस्टर जाहिदा और सिस्टर आरफा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। तो सबसे पहले मेरी नज़र में जो 3 पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और मेरा ख्याल है जो रुकावट बनते हैं शादियों में, वो ये कि हमें अपने बच्चे की नेचर को समझना चाहिए कि उसकी नेचर के मुताबिक किस किस्म की बच्ची या बच्चा उसके लिए सूटेबल है। और दूसरा ये कि अगर वालिदैन और बच्चे अपनी उम्मीदें कम रखें, मेरा ख्याल है फिर ये बात आगे चल सकती है। बिल्कुल। और तीसरी ये चीज़ कि बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शादियां अरेंज करते हैं तो हमें बस ये फिक्र होती है कि शादी कितनी बड़ी हो, कितनी अच्छी हो, लेकिन कोई भी नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। जी सिस्टर खाला, आप क्या कहेंगे? वही ना कि जैसे उन्होंने कहा है कि मतलब है कि हम शादियों में ये देखते हैं कि कितनी बड़ी हो, कौन सा हाल बुक हो, लेकिन ये नहीं देखते कि इनको मतलब हकूक और फ़राइज़ के हवाले से इनकी क्या तरबियत करनी चाहिए। जैसे कॉलर ने कहा था कि रुकावट जो है फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फैमिली के मेंबर से मेरे ख्याल उनका मराजी के खाला या फुफ्फो जो नज़दीकी रिश्तेदार, बाज़ का ये होता है ना कि उनका प्रेशर ये होता है कि हमारी बेटियां जो हैं वो उनसे शादियां की जाए, बेटों को लेके आए बैक होम से ख़ास तौर पे। तो इससे मैं ये कहूँगी कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को देखें, ठीक है, अपनी फैमिली को देखें कि उनके लिए क्या चीज़ सूटेबल है। फैमिली फिर दूसरी जो फैमिली है वो चचा मामू वो बाद में की बात है। बिल्कुल आपने ठीक कहा सिस्टर खालदा। सिस्टर आरफा, आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगी? मैं अभी जो कॉलर आई थी हमारी बहन, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही और उन्होंने कहा कि अपने बच्चे की नेचर देखें और उसके मुताबिक करें। अब मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को जानती हूँ जो बहुत रिलीजियस हैं और वो माएँ बहुत रिलीजियस थी, लेकिन उनके बेटों ने ये कहा कि हमें एक मॉडरेट मुस्लिम वाइफ चाहिए, और उन्होंने इस चीज़ की रिस्पेक्ट की, क्योंकि उन्होंने कहा कि ज़िंदगी मेरे बेटे ने गुजारनी है, मैंने नहीं गुजारनी। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि शादी आपके बेटा या बेटी की हो रही है, आपने उसके अंदर ये देखना है कि आपके बच्चे का मिजाज क्या है और ये किस तरह से इनकी कंपैटिबिलिटी है और ये किस तरह से एक अच्छी बैलेंस जिंदगी गुजार सकते हैं। ये सबसे अहम चीज़ है। बहुत शुक्रिया सिस्टर आरफा। नाज़रीन, यहाँ पर जो बात हमने की है ये मौजू आज के दिन नहीं ख़त्म हो सकता, बहुत सारी बातें हैं जो हम और भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कई दफ़ा प्रोग्राम्स किए हैं बेटों की तरबियत पर, बेटियों की तरबियत पर।
اصل تربیت کی ذمہ داری ہر انسان کی اپنی تربیت ہے. اپنا ذہن کو جو سوچتے ہیں ہم جس انداز میں، اس سوچنے کے انداز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہماری وجہ سے کہیں کسی کی زندگی میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اگلی دفعہ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے موضوع کے ساتھ. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.